नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरे आशीष सिंह के साथ। चीन भारत को आंख दिखाता है, बार बार युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन चीन भूल जाता है कि भारत एक छोटा मोटा देश नहीं, खुद एक महाशक्ति है जो चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देना जानता है। उसे उसकी औकात बता सकता है, लेकिन चीन को इस बार भारत ने नहीं, हिंदुस्तान के दोस्त अमेरिका ने औकात बताई है, जिसके बाद शी जिनपिंग का देश बिलबिला गया है, बौखला गया है। वो धमकी पर उतर आया है, जंग की बात कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चीन चीख चिल्ला रहा है? वो युद्ध की बात है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन में आए, जिनपिंग की युद्ध तैयारी देख गए। जंग की धमकी पर उतरी ड्रैगन सेना। ट्रंप बोले, पंगा मत लेना। अमेरिका और चीन के बीच जिस कदर टकराव बढ़ता जा रहा है, उससे लगता है दुनिया पर जल्द एक बड़ा संकट मंडरा सकता है। और जब ये दोनों महाशक्तियां टकराएंगी, अंजाम क्या होगा सबको पता है। हाल फिलहाल में दोनों देशों के बीच कई बार विवाद पैदा हुए, लेकिन नया घमासान छिड़ा है अमेरिकी विमानों के उत्तरी चीन के आसपास में मंडराने के बाद। चीन का आरोप है कि अमेरिकी नेवी के 2 एडवांस्ड U-2 जासूसी विमान ने पिछले दिनों उनकी सीमा में घुसकर मिलिट्री ड्रिल को रिकॉर्ड किया। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता वू क्विन ने कहा कि अमेरिका की इस हरकत से हमारी ट्रेनिंग पर असर हुआ। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका पर दोनों देशों के बीच समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया और सैन्य झड़प की धमकी दी है। चीनी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका की हरकत तो खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि इसके चलते सैन्य झड़प भी हो सकती है। यूएस एयरफोर्स ने बयान जारी करके कहा है कि हमने अपनी हद में रहकर ही काम किया। साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका की ओर से किसी नियम को तोड़ा नहीं गया। इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि हम पहले भी हिंद महासागर में ऑपरेशंस करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो एशियाई महाद्वीप में अपनी ताकत ऐसे ही दिखाता रहेगा और चीन को उसकी जद में ऐसे ही रखेगा। क्योंकि अभी पिछले ही महीने अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स शंघाई से 75 किलोमीटर दूर तक काफी देर तक उड़ान भरते नजर आए थे। चीन सरकार ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन केवल लकीर पीटती ही रह गई। मतलब अमेरिका हर फ्रंट पर चीन को मात देने की तैयारी कर रहा है। वो चीन में जाकर चीन की तैयारियों का एक तरफ जायजा ले रहा है, तो दूसरी तरफ उसे घेर भी रहा। चीन के विरोधी देशों को अमेरिका लामबंद भी कर रहा, ताकि मौका पड़े तो दगाबाज ड्रैगन को उसकी मांद में जाकर पीटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस डेवलपमेंट से ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मेजर जनरल परिहार और मेजर जनरल सिन्हा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरह से हमने देखा कि U-2 एयरक्राफ्ट एंटर किए थे एयर स्पेस में, और उसके बाद में चाइनीज सारे मिलिट्री एक्टिविटीज पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। अमेरिका कोई भी मौका खोना नहीं चाहता, चाहे वो अंडर वाटर हो, हवा में हो या फिर जमीन में हो, साथ ही साथ स्पेस में भी सारी एक्टिविटीज को यूएस मॉनिटर कर रहा है। जनरल परिहार, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए। क्या अमेरिका अपना डोमिनेंस, अपनी सिग्नलिंग लगातार चीन को देते रहना चाहता है, भले ही 2 महीने बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हो? बेशक, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि 2 महीने बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ मैं समझता हूँ दोनों ही फैक्टर काम कर रहे हैं जी। ट्रंप जो है वो एक्सट्रीम राइटिस्ट विंग को फॉलो करते हैं और जो बिडेन जो है वो मिडिल पाथ में चलते हैं। तो ट्रंप का एग्रेसिव होना लाजमी है, बिकॉज उनकी पोजीशन वहां पर बहुत अच्छी है नहीं जी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से शिपिंग की जो विस्तारवादी गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरह से वो डॉलर के ऊपर अपनी करेंसी को आगे रखना चाहते हैं और अपना नेवल उसको एस्टैब्लिशमेंट को फोर्स कर रहे हैं,
तो अमेरिका को तो हर हालत में डोमिनेंस लेना ही पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका की इकोनॉमी और उसकी जो वर्ल्ड पावर की पोजीशन है, जिसको चीन 20 साल बाद खींचना चाहता है, वो पहले ही उनके हाथ से निकलती जाती दिखाई दी। तो आज की डेट में अमेरिका अकेला पावर है जिसको चीन जो है वो उसको चैलेंज कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए अमेरिका का और क्वाड और दूसरे देशों का एक एग्रेसिव रुख रखना बहुत ही जरूरी है। और मैं इसको दोनों चीजों को जोड़ के ही देखता हूँ। असली बातें समझ में आएंगी जब नवंबर का इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगर ट्रंप जीतते हैं तो क्या इतने ही एग्रेसिव रहते हैं, या जो नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो मैं समझता हूँ कि फिर अमेरिका इतना एग्रेसिव रहेगा नहीं। जी जनरल परिहार, क्या ये अमेरिकी जो इंटेलिजेंस की पावर है, स्पेसिफिकली जो मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदरिंग स्किल्स हैं और जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, क्या ये वन वे प्रोसेस है, या फिर चीन भी अमेरिका पे इस तरह से चाहे वो स्नूपिंग हो, चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, अंडर वाटर हो, चाहे सबमरीन के जरिए हो, क्या चीनी सेना के पास में भी एक कैपेबिलिटी है कि अमेरिकी मिलिट्री एक्टिविटीज को भी वो मॉनिटर कर सके, जासूसी कर सके, जिस तरह से अमेरिका खुलेआम धड़ल्ले से करता है? पिछले 5000 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जासूसी एक तरफ से नहीं होती। अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, यूरोपियन कंट्री भी कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। जिसके पास में स्पेस पावर है, जिन्होंने सैटेलाइट जो है वहां ऑर्बिट में लगा रखे हैं, वो सारे सैटेलाइट का जो मेन सेकंड जो यूज होता है वो स्पेस स्पाई ही होता है। तो ये तो एक नोन फैक्ट है। अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे आपके ऊपर करेंगे ही सही। ये हर जगह लागू होता है। अमेरिका की छोड़िए आप, लोकल उसमें भी ये बातें चलती है, मीडिया तक में चलती है। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता है, हर कोई करेगा और इसमें जो सक्षम है वो जानकारी हासिल करता रहेगा। अगर हम जो है चाइना के ऊपर हमारे सैटेलाइट से सर्विलेंस कर रहे हैं तो उनके सिस्टम जो हमारे भी कर रहे हैं, वो आशीष को भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? जी, ये तो चलता ही रहेगा। जनरल परिहार, ये तो स्पेसिफिक सैटेलाइट वाली बात हुई, जो कि मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, उनके पास एक कैपेबिलिटी है। लेकिन एक फिजिकल इंटरवेंशन के साथ में, जिस तरह से U2 एयरक्राफ्ट जाकर चीनी मिलिट्री डील को स्नूप करता है, साथ ही साथ वो देखता है जासूसी करते हुए कि किस तरह से टैक्टिक्स हैं, किस तरह से एक्टिविटीज की जा रही हैं, ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। क्योंकि अमेरिका को पता है कि 10 में से 2-4 बार तो पता चल ही जाएगा चीनी सेना को कि ये अमेरिकन मिलिट्री फिजिकल इंटरवेंशन के साथ में जासूसी कर रहा है, चाहे वो सबमरीन हो या फिर ड्रोन हो या फिर इस तरह के U2 एयरक्राफ्ट हो। क्या चीन इस तरह से पैसिव है और अमेरिकी ड्रिल्स पर ये सैटेलाइट के अलावा क्या एक डेमोन्स्ट्रेशन वाला कि उनके पास भी इस तरह की तकनीक है, ये वाले मैसेजेस चीन नहीं भेज पाता? भेजेगा, मैं सोचता हूँ चीन भी ये मैसेज भेजेगा। ओके। चीन और अमेरिका की वर्किंग में सिर्फ एक ही फर्क है कि अमेरिका अगर एक बात करेगा तो 10 बार बताएगा। चीन जो है वो थोड़ा इसको छुपा के रखता है, और वो भी कर रहे होंगे। मैं इसको, और मैसेजिंग सिग्नलिंग उनकी होगी जरूर, बिकॉज चीन के ऊपर अभी सामरिक के अलावा फाइनेंशियल इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा बर्डन आता जा रहा है। तो चीन को हर हालत में अमेरिका को काउंटर करना है और अमेरिका को चीन को काउंटर करना है। हमारा इसमें ये देखना जरूरी है कि हम कहीं दोनों के बीच में सैंडविच ना बन जाए। हमें बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि वो क्लियर स्टैंड यही है कि हम चीन के ऊपर अमेरिका को ज्यादा वेटेज दें और ओपनली उनके साथ आए। नहीं तो ये मामला जो है ढुलमुल मामले में हमको ही नुकसान होगा। चीन और अमेरिका बड़ी पावर होते जा रहे हैं, तो उसमें हम सैंडविच ना हो जाए। बिल्कुल। तो चीन भी इस तरह की एक्टिविटीज जरूर कर रहा होगा, लेकिन वो बहुत ही पैसिव रहता है, बहुत ज्यादा सिग्नलिंग नहीं देता। लेकिन अमेरिका डेमोन्स्ट्रेशन में, मतलब दिखाने में और बताने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, और इसलिए एक सिग्नलिंग और मैसेजिंग भी जाती है। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जनरल सिन्हा, अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 हुआ अमेरिका और चीन के बीच में, भारत की क्या भूमिका होगी और कैसी? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध मुमकिन नहीं है, क्योंकि चीन की परिस्थिति को पूरी तरह से मिलिट्री दृष्टिकोण से एनालाइज करने की जरूरत है। चीन 2 कदम आगे लेगा, 1 कदम पीछे लेगा। जब चीन देखता है कि वो उसका पलड़ा भारी पड़ रहा है तो वो एग्रेसिव मोड में आता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका पलड़ा हल्का पड़ रहा है, वो कमजोर पड़ रहा है, तो वो शांति की बात करता है। देखिए, वॉरफेयर में नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण है। किस देश के पास कितने देश का सपोर्ट है,
ये बहुत नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या चीन, अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल सबके साथ एक साथ टक्कर ले सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात है कि जो पीएलए है, आप एक लड़ाई बताइए कि 1962 के बाद चीन जीती हो। जी, वियतनाम ऐसे छोटे देश से चीन हार गया 1979 में। जी। ये तो उसकी पीएलए की काबिलियत है। 16 बिहार रेजिमेंट के 40 जवान ने 123 पीएलए ट्रुप्स को मारे हैं। ये सच है, मीडिया में ये बात आती नहीं है। 57 हेलीकॉप्टर्स कैजुअलिटी इवैक्यूएशन किए थे। 57 में हर एक हेलीकॉप्टर में 2 कैजुअलिटी काउंट कीजिए मिनिमम। 57 इंटू 2 कितना हुआ है? 100 से ज्यादा। और 57 इंटू 3 कीजिए तो 130 से ज्यादा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस सेना ने अपनी वीरता का सबूत ही नहीं दिया 1962 के बाद, वो क्या लड़ाई करेगा? दूसरी बात है कि पीएलए का जो चाइना का जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, उसके तहत जो ये फौजी लोग हैं पीएलए, वो समझते हैं कि यदि वो मर गए तो उनके अभिभावकों का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा। जो फौजी मरने के डर से युद्ध भूमि में जाता है वो लड़ नहीं सकता, ये सच है। जो अपने जान को बलिदान देने के ध्येय से युद्ध भूमि में इंटर करता है वही लड़ सकता है। तो ये तो साफ है कि पीएलए की आर्मी खाली पपेट आर्मी है, नॉन प्रोफेशनल आर्मी है, एक पॉलिटिकल विंग का एक मिलिट्री एक्सटेंशन है, ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। तो ये जीत नहीं सकती। इसीलिए चीन अब अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट की बात कर रहा है, साइबर वारफेयर की बात कर रहा है, बिग डाटा एनालिसिस की बात कर रहा है, वो ये सब तरीका सोच रहा है। हेलो जी, जनरल सिन्हा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपको सुन पा रहे हैं? हम सुन पा रहे हैं। जो एक नए डिमेंशन ऑफ वॉरफेयर है, चाहे वो साइबर हो, स्पेस हो, डेटा हो, अब ये कन्वेंशनल जो कि पुरानी पद्धति होती थी, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, अब वॉरफेयर थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाई हो गए हैं। और साथ ही अगला तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो वो जाहिर सी बात है केवल और केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, उसमें कम से कम 3 नए डायमेंशन खुल गए हैं, साइबर, स्पेस और डेटा। जनरल परिहार, आपके पास वापस आना चाहूंगा। यूएस राष्ट्रपति इलेक्शन जो होने वाले हैं वो 2 महीने दूर है केवल। अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बढ़त नहीं बनाए हुए हैं, जो बाइडेन थोड़ा सा आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। जो अप्रूवल रेटिंग होती है जिससे अंदाजा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगला कौन बनने वाला है, डेमोक्रेट्स होंगे या रिपब्लिकन्स होंगे, उसमें जो बाइडेन थोड़ा सा आगे दिख रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव जो कि 2 महीने बाद है, वो कितना बड़ा फैक्टर है अगर अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग के साथ में टेक ऑन करना होगा? तो क्या वो उस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू युद्ध हो सकता है या फिर इलेक्शन वजह से नहीं होगा, अभी कम से कम नवंबर तक रुके रहेंगे? जनरल सिन्हा जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि चीन जो है वो ऑल आउट वॉर नहीं खोलेगा। दूसरा जो आपने कहा आशीष, आई एप्रिशिएट योर नॉलेज एंड एक्सप्रेशन कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो है डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर टाइप का ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट मल्टीनेशनल होना ही नहीं है। जो भी होंगे लोकलाइज्ड एक्टिविटीज होते हैं, और वॉरफेयर का सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली जो है फाइनेंस, साइबर, स्पेस और बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे चला गया है। कोरोना में भी वन ऑफ द पार्ट, ये बिल्कुल ठीक है। आपने जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात की है, तो अगर आप जनवरी और दिसंबर की बात करें, दिसंबर 19 और जनवरी 20 की, यही ट्रंप साहब जो थे शी जिनपिंग को मोस्ट फेवर्ड करके उनसे काफी बड़ी $1 बिलियन की डील कर रहे हैं। तो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस भी कोई बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स अभी तक गए नहीं है, वो एग्रेसिव हो रहे हैं अपने डोमिनेंस दिखाने के। तीसरी बात मैं कहूंगा, जो आपने कहा कि जो बिडेन जो है वो अभी लीड ले रहे हैं। अगर आप, आई एम श्योर कि आपको पता ही है कि अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन जैसे नहीं होते। बिल्कुल, वहां पर स्टेट वाइज जो है वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि अगर कोई किसी कैंडिडेट ने 50% से ज्यादा वोट ले लिए तो उस स्टेट के सारे वोट, रिप्रेजेंटेटिव बैलेट वोट जो है उसके पक्ष में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो पिछली बार भी जो हुआ है इलेक्शंस में, 2 बार ऐसा हुआ है कि पॉपुलर वोट में जो जीता है वो उसमें इलेक्शन में हार गया। तो ट्रंप जो है उनके पास में मेजर स्टेट्स आज भी उनके पास में, तो इलेक्शन का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। उसके बाद ही जो है आप अमेरिका की जो पॉलिसीज होंगी
वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से फ्लक्चुएट बिल्कुल जनरल परिहार, ये एक सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है यूएस और चीन के बीच में जो कुछ हो रहा है। और आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही, ये जो पॉपुलर इलेक्शन है, जो अप्रूवल रेटिंग है, ये इसमें विरोधाभास और एक्चुअल रिजल्ट्स में हमें पिछली बार भी देखने मिला था हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। आप दोनों की हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के। दोनों से गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लास्ट कॉमेंट, जनरल सिन्हा आपके पास पहले जाना चाहूंगा। अब ये वर्ल्ड वॉर 3 का आपने इंडिकेशन दिया कि अब तो नहीं हो रहा है, कम से कम अमेरिका और चीन के बीच में। ये क्या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ही अगला वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू होगा? क्या ये जो न्यू डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है, साइबर स्पेस और डेटा, क्या उसी में होंगे? अब ये कन्वेंशनल वॉरफेयर जो आर्मी, नेवीज और एयरफोर्सेस लड़ती थी, अब वो होना ही नहीं है कभी। एटलीस्ट दो महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में अब नहीं होगा। देखिए, आप कुछ भी लड़ाई कर लीजिए, आप न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर लीजिए, आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लीजिए, हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए कोई नत्था सिंह, बद्दा सिंह इन्फेंट्री का जवान जो कि उस जगह भौगोलिक क्षेत्र पे जाके बैठे। तो कन्वेंशनल, अंत में तो कन्वेंशनल ही वॉरफेयर होगा। कोई न कोई सिपाही उस जगह को जाके कहेगा, बैठेगा कि ये मेरा क्षेत्र है, ये तो होगा। लेकिन जो शुरू की लड़ाई होगी वो डिपेंड करता है कि किस देश को अपने पे भरोसा है। क्या वो कन्वेंशनल वॉरफेयर जीतने की हिम्मत रखता है, सक्षमता रखता है, काबिलियत है? यदि नहीं है तो वो अल्टरनेटिव रास्ता लेगा। लेकिन वो समझता है कि कन्वेंशनल वॉर जीत सकता है तो वो कन्वेंशनल वॉरफेयर ही लड़ेगा। क्योंकि यदि न्यूक्लियर जंग होता है, यदि बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, हाई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर होता है, तो कई देश बर्बाद हो जाएंगे, पूरा मानव संकट में आ जाएगा। तो क्या ये स्थिति एक्सेप्टेबल है चीन को? और इस पर दोनों देशों को सोचने की जरूरत है। जनरल सिन्हा, आपके पास जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं कि भले ही साइबर स्पेस और नए टेक्नोलॉजी वाला वॉरफेयर हो, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल दिन के अंत में तो कम से कम वो जवान ही चाहिए आपको, बूट्स ऑन ग्राउंड, जो कि कन्वेंशनल डोमेन में आता है। जनरल परिहार, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो इससे ज्यादा बेहतर एटमॉस्फेयर हो नहीं सकता था जब इंडिया और चाइना लॉगर हेड्स पे एक साथ में एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। एलएसी पर काफी तनाव है। ऐसे में अगर कोई बड़ा देश, कोई डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका जैसा अगर चीन के साथ में टेक ऑन कर रहा हो तो इंडिया के लिए तो ये पूरा एनवायरमेंट बहुत बेहतर हो गया। मैं समझता हूँ जो आपने कहा है वो बहुत ही जरूरी बात है और बिल्कुल सही कहा है आप। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि आज हमारे पास में बेस्ट ऑप्शन है। और जो लद्दाख को आप इसको लोकल कॉन्फ्लिक्ट लेके मत चलिए, ये एक बहुत बड़ा कैनवास है। सीपीईसी कॉरिडोर पे गिलगित बाल्टिस्तान को चाइना कैप्चर करने वाला है अगले 2-3 साल के अंदर। तो आपकी एक्शन जो है इस बेस्ट एनवायरनमेंट में उत्तराखंड में खोलो और गिलगित बाल्टिस्तान में खोलो आप जी। पैकांस और गलवान से चीन ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो हमेशा के लिए छूट गया। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया। बिल्कुल, इससे शायद बेहतर मौका भारत के पास कभी होगा नहीं। इसे विशेष तौर पर न केवल मिलिट्री डोमेन में आप देखें जब चीन और अमेरिका आमने सामने हैं, बल्कि अगर आप कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आर्थिक व्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो पूरा का पूरा विश्व जो चीन के खिलाफ सेंटिमेंट्स हैं, उनकी सोच है, भावना है, उससे भरा पड़ा है। और इससे ज्यादा बेहतर मौका इंडिया के पास हो नहीं सकता था। आप दोनों हमारे साथ में जुड़े, इस पर चर्चा की। वर्ल्ड वॉर 3 काउंटडाउन शुरू हुआ है कि नहीं, किस तरह से अमेरिका और चीन लगातार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल परिहार, मेजर जनरल सिन्हा, इस पर चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से लगातार ये जो टेंशन है, प्रेशर है, अभी पिछले कुछ दिनों का नहीं है, कई महीनों से चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि अगर 2 महीने बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं, ये तो 2 महीने बाद ही पता चलेगा।